नेक्स्ट वीडियो से बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। देखिए, हम अवक्षेप के बनने को अभिव्यक्त करना है, यानी कि किस तरीके से रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसको किस तरीके से आप दिखाएंगे। तो इसमें है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसे नीचे की ओर तीर, यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड्स की दिखाया गया। इसका मतलब कि जो प्रेसिपिटेट है सेटल डाउन हो रहा है, तो इसको नीचे की ओर दिखा रहे हैं, ठीक से अभिव्यक्त करते हैं। और गैस है यानी ये ऊपर निकल रही है, तो इसको ऊपर की तरफ के एरो से दिखाया जा रहा था कि ये गैस जो है ये ऊपर की ओर जा रही है और प्रेसिपिटेट नीचे की ओर सेटल डाउन हो रहा है। जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट में जब हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता अवक्षेप। और यहाँ पर देखिए इस एरो को दिखा रहे हैं जो नीचे की ओर है, तो और सोडियम नाइट्रेट एक्वस प्राप्त होता है। अब कभी कभी कुछ कुछ और भी कंडीशन होती हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कि उसमें क्या प्रेजेंस है, क्या ज़रूरी है, तो उसको भी दिखाते हैं। यानी कि कहीं में सनलाइट है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसको किस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर है कि विभिन्न परिस्थितियों को अभिव्यक्त करना। कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, C6H12O6 प्लस यानी ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है इसमें। फिर यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन गैस यहाँ पर हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आप इस अध्याय में दिए गए सभी समीकरणों को अधिक सूचनात्मक बनाकर अभिव्यक्त करते हैं। तो आप अपने केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से बनाकर अभिव्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर बहुत आराम से। तो इसको आप लोग बच्चों देखिएगा, पढ़िएगा और सीखिएगा। बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से पढ़ना और समझना। अब देखिए यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट पेज पर आपके दो क्वेश्चन हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ को पहचानिए। तो आप बहुत इससे पहले आप ऑक्सीकृत और अपचयित बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सोडियम और ऑक्सीजन में किस किस पदार्थ का ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकृत हो रहा है, यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। यानी कि इस अभिक्रिया में सोडियम ऑक्सीकृत हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा है बच्चों कॉपर ऑक्साइड, जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर और H2O बना रहा है। तो इस क्रिया में कौन सा अपचयित हुआ है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन ले रहा है, और यहाँ पर जो अपचयित हुआ है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और जो ऑक्सीकृत हुआ है वो सोडियम है। अब एक क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा को ग्रहण करना तथा ऊष्मा का मुक्त होना समीकरण किस प्रकार दर्शाया जाता है, उदाहरण देकर समझाएं। तो अभी इससे पहले आप बच्चों इसमें पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा मुक्त होना और ऊष्मा का ग्रहण होना है। यहाँ पर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में ऊष्मा भी क्या होती है, मुक्त होती है। इसको अभी हम लोग ने देखा कि कैसे इसको लिखते हैं और किस तरीके से किसमें ऊष्मा शोषी रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, यानी इंडोथर्मिक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक्स रिएक्शन को किस तरीके से प्लस क्यू और माइनस क्यू के द्वारा इसको अच्छे से दिखाया जाता है। ये दोनों अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था। ये लेसन यहाँ पर बच्चों आपका क्लोज हुआ है, हमने सीखा, फिनिश हुआ बच्चों। यहाँ पर हमने सीखा को पढ़ना है इसमें अच्छे से आपको, ये आपका होमवर्क है। और साथ में इसका जो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको करके बुक में ही करिएगा, बुक में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड करिएगा। और इसके नोट्स आप सबको सेंड किए जाएंगे, उसको आप लोग अपने फेयर नोटबुक पर अच्छे से लिखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो न्यू लेसन है हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशंस। तो ग्रेविटेशंस पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो समझ लीजिए कि ग्रेविटेशंस जो है वो एक आकर्षण बल है। क्या है ये? आकर्षण बल है।
ये सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है बच्चों, ये पूरे ब्रह्मांड में है। यानी कि जो दो कण हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, वो उन पर आकर्षण बल लगता है। और जो गुरुत्वाकर्षण है ये द्रव्यमान पर भी यानी भार पर भी बहुत ही डिपेंड होता है। जैसे हम में भी गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी में भी है, लेकिन पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, तो हम इसीलिए पृथ्वी की ओर खींचते हैं। और जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत, उसका द्रव्यमान पृथ्वी से भी बहुत अधिक है, तो सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, इसीलिए पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हम लोग जब चलते हैं तो चलते किस वजह से, इसी ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चलते हैं। और हमारा द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, बहुत ही कम, इसीलिए हम क्या होते हैं, वो पृथ्वी की ओर खींचते हैं। फिर है कि आप इस लेसन में चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। आप बल और गति के अध्याय में ऐसी बहुत सी घटनाओं से परिचित हुए होंगे जहाँ वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है और एक पत्थर को पृथ्वी की सतह ऊपर की ओर फेंकने पर वापस सतह पर आ जाता है। यानी कि जो सेब है, अगर वो ऊपर से पेड़ से वो नीचे क्यों आता है, या कोई फल है वो नीचे की तरफ क्यों आता है, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर आते हैं। या आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो वापस क्यों आती, वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके वजह से वो वापस पृथ्वी पर आती है। जैसे बारिश की बूंदों से लेकर सूखा पत्ता, धूल के कण, सब कुछ पृथ्वी पर ही आ गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वस्तुएं पृथ्वी पर क्यों गिरती हैं? किसी पत्थर को ऊंचाई से गिरने पर पृथ्वी की सतह तक आते आते उसका वेग क्यों बढ़ जाता है? यानी कि जब कोई चीज़ ऊंचाई से गिरती है लेकिन जब वो पृथ्वी की सतह पर आती तो उसका वेग बढ़ जाता। आपने पिछली कक्षा में जाना कि सौर मंडल में पृथ्वी जैसे कई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा जैसे उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के ऊपर या चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं गिरता है? कि ऐसा क्यों नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के ऊपर या चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं गिरता है? तो हमको बच्चों इसको एक एक्टिविटी के द्वारा भी समझेंगे। देखिए क्रियाकलाप फर्स्ट है कि एक लकड़ी का गुटके को धागे से बांधिए। धागे के एक सिरे को हाथ से पकड़कर गुटके के बंधे हुए दूसरे सिरे पर छोड़ दीजिए। क्या हुआ? चित्र फर्स्ट के दिखाए अनुसार अब धीरे धीरे गुटके को वृत्ताकार घुमाइए। यहाँ पर देखिए अक्सर बच्चे इस तरीके का गेम भी खेलते हैं कि धागे में कोई गुटका वगैरह बांध लेते हैं, फिर उसको तेज़ी से वो सर्किल में उसको घुमाते रहते हैं। फिर उसे तेज़ी से घुमा कर देखें क्या आपकी उंगली पर ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। जब आपने धीमे धीमे घुमाया तो उंगली पर इतना आपको तनाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपने उसको तेज़ी से सर्किल में घुमाया तो उंगली पर उसमें ज़्यादा तनाव महसूस हुआ। यदि आप गुटके को तेज़ी से घुमाते हैं तो धागे को छोड़ने या धागा टूट जाए तो गुटका किस तरफ जाके गिरेगा? क्या धागा टूटने के बाद भी गुटका वृत्ताकार पथ पर घूमता रहेगा? क्या आपने गुटके की गति के दिशा के बारे में कुछ सोचा? आपस में चर्चा करें। अगर मान लीजिए कि ये गुटका है, अगर ये यहाँ से धागा टूट जाए तो ये किधर जाके गिरेगा, और ये वृत्ताकार पथ पर ही घूमता रहेगा? इसके बारे में आप आपस में चर्चा करें या सोचें। फिर सावधानी से प्रयोग करके देखिए, क्या पता लगाएं कि यदि घूमने की गति धीरे धीरे कम हो जाए तो क्या होगा, यदि इसकी ही गति धीमे धीमे कम हो जाए तो क्या होगा। तो यानी कि जब गति धीमे धीमे कम हो जाएगी तो ये नीचे की ओर लटक जाएगा, गिर जाएगा, या धागे के टूटने पर ये गुटका नीचे पृथ्वी की ओर आएगा। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा क्या है इसको भी समझिए, तब आपके समझ में आएगा। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, ऊपर के प्रयोग में आपने देखा कि तेजी से वृत्ताकार गति में घूम रहे गुटके का धागा जोड़े रखता है। यहाँ पर आप इसको जैसे ही यहाँ पर हाथ से खूब तेज से घुमाते हैं तो जो ये धागा है ये क्या करता है, गुटके को धागा जो है वो जोड़े रहे हाथ से। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच तो इस तरह का कोई भी धागा नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी को जोड़े, इस तरह का तो कोई मजबूत धागा नहीं है। तो चंद्रमा को बांध कर रखे, फिर भी ऐसा कौन सा बल है
जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र में रहकर नियत घूम रहा है। यानी कि ऐसा कौन सा बल है, ये तो अभी आपने एक एक्टिविटी ही करके देखा कि गुटके को धागे से, कि यहाँ पर एक ये जो घूम रहा है गुटका, ये क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये धागा इसको बांधे है यहाँ से, हाथ से गुटके का। लेकिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, वो क्या उसमें तो इस तरह का कोई भी मजबूत धागा नहीं है। जो पृथ्वी के केंद्र में रहकर एक नियत वो घूम रहा है। काफ़ी समय तक लोगों का ये मानना था कि चंद्रमा और अन्य वस्तुओं को आकर्षित करना पृथ्वी का विशेष गुण है। बहुत दिन तक लोगों ने ये माना कि चंद्रमा और वस्तुओं को जो आकर्षित करती है वो पृथ्वी का ये गुण ही है, और इसी कारण से चंद्रमा और अन्य सभी तारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। किंतु तारामंडल तथा ग्रहों के विभिन्न अवलोकन के साथ ये मान्यता मेल नहीं खा रही थी। अभी तक तो ये था कि चंद्रमा का ये एक विशेष गुण है कि जिस कारण चंद्रमा और अन्य सभी तारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन तारामंडल मिया ने तथा ग्रहों के विभिन्न अवलोकन को जब देखा गया तो ये कॉन्सेप्ट इनके साथ मेल नहीं खाया। इन अवलोकन के आधार पर बनी कॉपरनिकस और सौर केंद्रिक ब्रह्मांड की धारणा एवं केपलर के नियमों के साथ ये मान्यता ठीक नहीं बैठ रही थी। उनके अनुसार अगर सूर्य केंद्र में है